हेलो फ्यूचर स्पेशल एजुकेटर, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स पर। यहाँ पर हम आज विशेष शिक्षा यानी कि केबीएस स्पेशल एजुकेटर टीयर 2 के जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़े उससे आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए सवालों की बौछार। तो यहाँ पर आज हम करने वाले हैं एमसीक्यू को कवर। आप सबके बहुत दिन से कमेंट्स आ रहे थे कि मैम एमसीक्यू करवाइए, डिस्क्रिप्टिव करवाइए, तो अब यहाँ से सवालों के बौछार स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिए और हम आगे बढ़ते हैं और अपना देखते हैं पहला सवाल। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। प्रश्न होंगे एमसीक्यू, ठीक है, जिसमें 4 विकल्प होंगे और उनमें से एक विकल्प आपको चुनना होगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न ये रहा। प्रश्न है, एक व्यक्ति जिसको जिसका श्रवण स्तर यानी कि हियरिंग लेवल जो है 75 डीबी है, ठीक है, उसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया तो 2016 वाला, उसके अनुसार किस श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है इससे पहले भी डिस्कस किया था, अभी बता देती हूँ कि जो इसकी दो कैटेगरी की गई। कितनी कैटेगरी की गई? दो। ठीक है, दो कैटेगरी में किसकी? एचआई की। ठीक है, दो कैटेगरी में पहली जो कैटेगरी थी उस वो थी डेफ की, क्लियर है, और दूसरी जो थी वो हार्ड ऑफ हियरिंग की थी। बहुत बार आपसे डीएचएच का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो डीएचएच का फुल फॉर्म डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, ये ध्यान रखना। आप अगर डीएचएच याद रखते हैं तो आपको याद रहेगा कि हियरिंग की दो कैटेगरी है, एक डेफ है और दूसरी हार्ड ऑफ हियरिंग है। और आपको एक चीज और बता दूं कि कहीं पर डेफ इस तरीके से लिखा होता है, कैपिटल डी डेफ, और कहीं पे आपको इस तरीके से भी लिखा हुआ दिखाई देता है। किस तरीके से? स्मॉल डी डेफ से। ठीक है, अब जो कैपिटल डी डेफ है ये कल्चर को फॉलो करते हैं, डेफ कल्चर मॉडल जो है ना, इनका मानना है कि डेफ इनकी संस्कृति है। ठीक है, इनमें कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, ये बॉर्न हुए हैं अपनी विशेषताओं के साथ। ये साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं। ठीक है, ये अपने रेजिडुअल हियरिंग का यूज नहीं करते। और जो स्मॉल डी डेफ है ये क्या करते हैं? अपने रेजिडुअल हियरिंग का यूज करते हैं। ये ओरलिज्म, एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म, टोटल कम्युनिकेशन, हर किसी ऑप्शन पे जाना चाहते हैं। बस ये जो डेफ है इनका मानना है कि अगर कम्युनिटी को इनसे कम्युनिकेट करना है तो वो साइन लैंग्वेज सीख के आए। इनका एक चीज और मानना है कि अगर जैसे अगर ये डेफ हैं तो इनके बच्चे भी डेफ होंगे। ठीक है, ये मानना है। तो ये डेफ संस्कृति को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कि व्यक्ति का श्रवण जो लेवल है 75, वो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार किस श्रेणी में रखा जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपका रहा ये। पहला ऑप्शन क्या है? मध्यम श्रवण दोष यानी कि मॉडरेट हियरिंग लॉस। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो है गंभीर श्रवण दोष यानी कि सीवियर हियरिंग लॉस। और तीसरा ऑप्शन है आपका आपकी स्क्रीन पर अति गंभीर श्रवण दोष यानी कि प्रोफाउंड हियरिंग लॉस। और चौथा ऑप्शन है अल्प श्रवण दोष यानी कि माइल्ड हियरिंग लॉस। ठीक है, अब एक चीज ध्यान ये रखना है, आपने वो डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस पढ़ा है, 0 to 25 dB क्या है? नॉर्मल हियरिंग है। और उसके बाद 26 से लेके 40 तक माइल्ड हियरिंग लॉस है। फिर उसके बाद आपने पढ़ा है कि 41 से 55 डीबी मॉडरेट हियरिंग लॉस। फिर 56 से 70 डीबी आपने मॉडरेटली सीवियर हियरिंग लॉस पढ़ा है। और फिर उसके बाद आपने पढ़ा है 71 से 90 डीबी सीवियर हियरिंग लॉस। और फिर उसके बाद आपने पढ़ा है कि 91 एबव जो है वो प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है। तो अब आप बताइए कि जो आर 75 डीबी है उस किसके तहत आएगा? तो वो किसके तहत आएगा? अगर हम माइल्ड की बात करें तो ये कितना कितना है? 26 से कितने तक? 40 डीबी। ठीक है, प्रोफाउंड की बात करें तो 91 एबव है। ठीक है, और मॉडरेट की बात करें तो कितना है? 41 से 55 डी, सॉरी, मॉडरेट की बात करें तो क्या है? 55 डीबी, सही है। ठीक है, और अगर गंभीर श्रवण दोष जो है सीवियर, इसकी बात करें तो ये क्या है? 71 से 90 डीबी, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या है? हमारा ऑप्शन है गंभीर श्रवण दोष। ठीक है, तो देख लेते हैं
ये देखिए सही उत्तर क्या है, गंभीर श्रवण दोष यानी कि सीवियर हियरिंग लॉस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 और डब्ल्यूएचओ के मानकों के अनुसार 71 से 90 डीबी के बीच की श्रवण हानि को सीवियर यानी कि गंभीर श्रेणी में रखा जाता है। 91 डीबी से अधिक को प्रोफाउंड माना जाता है। यहाँ तक क्लियर है, ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, जो है टिटनेस शब्द का संबंध किससे है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है आपके। पहला है ए, सुनने की क्षमता का पूरी तरह खत्म होना। दूसरा है कानों में बिना किसी बाहरी स्रोत के घंटी बजना या गूंजने जैसी आवाज आना। ठीक है, तीसरा जो है वो है कान के पर्दे का फट जाना। और चौथा जो है केवल उच्च आवृत्ति यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी की ध्वनियां ना सुन पाना। अब आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा ऑप्शन सही है बी, जो है कान में बिना किसी बाहरी स्रोत के घंटी बजना या गूंजने जैसी आवाज आना। अब क्यों, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है जो सही उत्तर है बी। और हम इसकी व्याख्या देखेंगे तो टिटनेस क्या है, अक्सर आंतरिक कान की क्षति का संकेत होता है। ठीक है, ये श्रवण दोष के साथ एक संबंधित स्थिति के रूप में मौजूद हो सकता है। ठीक है, तो ये किसकी क्षति है, आंतरिक कान यानी कि इंटरनल ईयर की क्षति का संकेत है। और ये श्रवण दोष के साथ एक संबंधित स्थिति है। क्या, कौन सी स्थिति, संबंधित स्थिति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। हमारा प्रश्न जो है ये है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंड्रोम श्रवण दोष और दृष्टि दोष यानी कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जो है दोनों का कारण बनता है। तो ऑप्शन है आपका पहला डाउन सिंड्रोम, दूसरा ऑप्शन है आपका टर्नर सिंड्रोम, तीसरा ऑप्शन जो है अशेर सिंड्रोम, और चौथा ऑप्शन है आपका वार्डेनबर्ग सिंड्रोम। आप बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आंसर कौन सा सही है, सी। ठीक है, यानी कि आशेर सिंड्रोम। अब क्यों सही है, तो इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आशेर सिंड्रोम का एक आनुवंशिक स्थिति है। ठीक है, क्या है, एक आनुवंशिक मतलब स्थिति है, यानी कि हेरिडिटरी कंडीशन है। जो कब होती है, जो जन्मजात श्रवण हानि और समय के साथ दृष्टि के क्रमिक नुकसान के कारण बनती है। ठीक है, कब होती है, जब जन्मजात श्रवण हानि होती है और समय के साथ जो हमारी दृष्टि होती है उसमें भी नुकसान हो जाता है, तब क्या बनता है, आशेर सिंड्रोम बनता है। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर अभिकथन और कारण है, यानी असर्शन और रीजन दिया हुआ है। तो सबसे पहले अभिकथन देख लेते हैं, जो है मिश्रित श्रवण दोष यानी कि मिक्स्ड हियरिंग लॉस में व्यक्ति को वायु चालन और अस्थि चालन यानी कि बोन कंडक्शन दोनों परीक्षणों में गिरावट दिखाई देती है। ठीक है, अब यहाँ पर मिश्रित श्रवण दोष दिया है। ठीक है, एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन दिया है। कारण यहाँ पर क्या है, मिश्रित श्रवण दोष में बाहरी मध्य कान और आंतरिक कान दोनों में एक साथ समस्या होती है। ठीक है, तो अब इसका सही उत्तर देख लेते हैं। ए और सी दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, इसमें और ऑप्शन मेंशन करने थे बट जल्दी के कारण मैं नहीं कर पाई। अब यहाँ पर हम ये देख लेते हैं, जो टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस होता है ना, आप सबने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस। ठीक है, पढ़ा है टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस। वैसे 5 होते हैं लेकिन हमारे लिए 3 मेन है। तो पहला जो है वो है कंडक्टिव हियरिंग लॉस। कंडक्टिव हियरिंग लॉस जो होता है, जिसमें क्या होता है, हमारे आउटर ईयर में प्रॉब्लम होती है। कहाँ पर प्रॉब्लम होती है, जो हमारा बाहरी कान है। ठीक है, दूसरा है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, SNHL बोल सकते हैं। ठीक है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। इसमें कंडक्टिव हियरिंग लॉस में या तो हमारा आउटर ईयर या मिडिल ईयर में से कोई एक अफेक्ट होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में क्या होता है, हमारा कॉक्लिया या नर्व में से कोई एक चीज अफेक्ट होती है। फिर आता है तीसरा क्या है, मिक्स्ड हियरिंग लॉस है। ठीक है, MHL। मिक्स्ड हियरिंग लॉस में क्या होता है, या तो आउटर ईयर और मिडिल ईयर में से कोई एक पार्ट और इनर ईयर और कॉक्लिया में से कोई एक पार्ट प्रभावित होता है।
यहाँ तक क्लियर है। एयर कंडक्शन होता है जब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, परीक्षण करते हैं, ठीक है। जब हम कान के ऊपर हेडफोन लगा के देखते हैं तो उसको एयर कंडक्शन देखते हैं। और जो बोन कंडक्शन, कान के पीछे जो हड्डी है ना, जिसको हम मस्टॉइड बोन बोलते हैं, उसके पीछे हड्डी पर जब हम बोन वाइब्रेटर लगाते हैं उसको बोन कंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। दो तरीके के परीक्षण होते हैं इसमें। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब कंडक्टिव हियरिंग लॉस की बात आएगी तो क्या आप करेंगे, जो बाहरी या मिडिल ईयर में कोई समस्या आती है तब, ठीक है। और सेंसरी न्यूरल की बात करें तो कॉक्लिया और नर्व में कोई समस्या आती है तब, ठीक है। मिक्स्ड हियरिंग लॉस में आउटर ईयर, मिडिल ईयर में से कोई एक पार्ट, और सेंसरी न्यूर सॉरी इनर ईयर और में कॉक्लिया या नर्व में से कोई एक पार्ट। यहाँ तक क्लियर है। तो ये आप, जैसा मैंने आपको बताया कि मिश्रित श्रवण दोष में बाहरी, मध्य कान और आंतरिक कान, ठीक है, दोनों चीजें हो गई ना, एक साथ समस्या होती है, तो ये सही है ऑप्शन। अब ये भी सही है, मिश्रित श्रवण दोष मिक्स्ड हियरिंग लॉस को व्यक्ति को वायु चालन और अस्थि चालन दोनों परीक्षणों में गिरावट दिखाई देती है। क्लियर है ना। अब ए सही हो और आर दोनों की सही व्याख्या करता है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। क्योंकि इसमें कंडक्टिव और सेंसरी न्यूरल दोनों घटक शामिल होते हैं, इसलिए ऑडियोलॉजिकल जांच में दोनों मार्ग बाधित होते हैं। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हो, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट प्रश्न है जो आपके सामने आने वाला है स्क्रीन पर। प्रश्न है ऑडियोलॉजिकल जीरो का अर्थ क्या है, ठीक है। आपने इंटेंसिटी और डीबी पढ़ी है, जैसे हियरिंग ऑडियोग्राम देखा होगा आपने, ठीक है। तो एक साइड आप इस तरीके का ऑडियोग्राम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जीरो होता है, ठीक है, फिर जीरो होता है, फिर 10 होता है, फिर 20 होता है, फिर 30 होता है, इस तरीके से 120 डीबी तक होता है ना। और फिर इधर 250 होता है, ठीक है। ये क्या है, ये आपके इधर जो जाएंगे वो क्या होंगे, आपके हर्ट होंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हर्ट्स बोलते हैं। या ठीक है, 250 से 8000 हर्ट तक होता है। कितने होते हैं, 8000 हर्ट तक, ठीक है। चाहे 8 के एच जेड लिखो आप, चाहे 8 के एच जेड लिखो, और चाहे फिर 8000 एच जेड लिखो, ठीक है। हर्ट वही बोलते हैं। तो हर्ट को हम, हर्ट जो हमारा होता है फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट में मेजर करते हैं, और इंटेंसिटी जो होती है हमारी डेसिबल यानी कि डीबी में मेजर करते हैं। तो हमारा ऑडियोलॉजिकल जीरो ही पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। अब आपने पढ़ा है कि 0 से 25 डीबी क्या होता है, नॉर्मल हियरिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑडियोलॉजिकल जीरो का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है आपके सामने, व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं सुन सकता। दूसरा ऑप्शन है ध्वनि की वो न्यूनतम तीव्रता जिसे एक स्वस्थ कान सुन सकता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है वो बिंदु जहां सुनने की मशीन यानी कि हियरिंग एड काम करना बंद कर देती है। तीसरा है कान के अंदर शून्य वायु दाब होते हैं। अब आप बता सकते हैं इसमें से कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें से सही आंसर जो है वो है बी, यानी कि जीरो पे मैंने आपको बोला था कि नॉर्मल हियरिंग होती है, यानी कि ध्वनि की वो न्यूनतम तीव्रता जिसे एक स्वस्थ कान सुन सकता है। क्लियर है यहाँ तक। इसका क्लेरिफिकेशन देख लेते हैं, यानी कि व्याख्या। ये 0 dBHL को दर्शाता है। HL नहीं होगा यहाँ पर, HL का मतलब हियरिंग लॉस नहीं होगा, यहाँ पर हियरिंग लेवल होगा, ठीक है। तो दर्शाता जो श्रवण शक्ति को मापने का मानक आधार बिंदु है। दो चीजें होती हैं, आपसे DBHL पूछेंगे हमेशा। जब हम डेसिबल लिखते हैं तो डीबी में डी हमेशा स्मॉल होता है, ठीक है। DBHL और DBSPL दो चीजें होती हैं, सॉरी यहाँ पर आप इसको स्मॉल कर। DBHL और DBSPL की मैं बात कर रही थी, ठीक है। तो जहां पर आपको इस तरीके से DBHL दिखाई देगा तो इसका फुल फॉर्म होता है डीबी ऑफ हियरिंग लेवल। और ठीक है, DBSPL दिखाई दे अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ, ठीक है। DBSPL भी पूछते हैं तो इसका फुल फॉर्म है D फॉर डेसिबल ऑफ साउंड प्रेशर लेवल, ठीक है। यहाँ पर हम साउंड का प्रेशर देखते हैं, साउंड प्रेशर लेवल होता है, यहाँ पर हियरिंग लेवल होता है। यहाँ तक क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, 1 2 3 आ गया, ठीक है। पहला नहीं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है
प्रेस्बाइकुसिस शब्द का तात्पर्य किस प्रकार के श्रवण दोष से है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है आपका शोर के कारण होने वाली हानि। पहला ऑप्शन आपके सामने रहा शोर के कारण होने वाली हानि। दूसरा ऑप्शन है दवाओं के दुष्प्रभाव से होने वाली हानि। तीसरा ऑप्शन है आपके पास उम्र बढ़ने के साथ होने वाली स्वाभाविक श्रवण हानि। और चौथा ऑप्शन है गर्भावस्था के दौरान संक्रमण से होने वाली हानि। ठीक है, अब ऑप्शन आप लोग बता सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारा। सही उत्तर है सी, यानी कि उम्र बढ़ने के साथ होने वाली स्वाभाविक श्रवण हानि। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ये आमतौर पर दोनों कानों में समान रूप से होता है और उच्च आवृत्तियों को प्रभावित करने वाला सेंसरी न्यूरल दोष है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और डिफाइन करना चाहूंगी। ये जो श्रवण दोष है ये कब होता है, वृद्धावस्था के कारण धीरे धीरे इसका प्राकृतिक रूप से ये विकसित होता है। ठीक है, और अगर इसे मुख्य प्रकार के रूप में देखा जाए तो ये सेंसरी न्यूरल श्रवण दोष को किस श्रेणी में रखा गया है। क्यों रखा गया है, क्योंकि आंतरिक जो कॉक्लिया होता है या श्रवण तंत्रिका यानी कि ऑडिटरी नर्व होती है उसमें बदलाव के कारण होता है। ठीक है, तो ये इसकी विशेषताएं, अगर हम इसकी विशेषताएं देखें तो क्या है, आमतौर पर दोनों कानों में समान रूप से होता है। ठीक है, और कब होता है, इसमें व्यक्ति को उच्च आवृत्ति वाली ध्वनियां सुनने में अधिक कठिनाई होते हैं। ये एक प्रोग्रेसिव स्थिति मानी जाती है। ठीक है, सुनने की क्षमता जो है समय के साथ कम हो जाती है। तो ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आने वाले है। तो देखिए ये रहा आपका प्रश्न। ये है असर्शन रीजन यानी कि अभिकथन और कारण। तो सबसे पहला अभिकथन जो है वो देखते हैं। ओटिटिस मीडिया बच्चों में चालकीय श्रवण दोष का प्रमुख कारण है, एक प्रमुख कारण है। ठीक है, अब इसका कारण देख लेते हैं। ये आंतरिक कान के तरल पदार्थ में संक्रमण के कारण होता है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं दो चीजें हैं। ओटिटिस मीडिया बच्चों में चालकीय श्रवण दोष, मैंने आपको कंडक्टिव हियरिंग लॉस बताया था ना कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस जो है आउटर ईयर या मिडिल ईयर में कोई मतलब इसमें क्या प्रभावित होता है, आउटर ईयर या मिडिल ईयर प्रभावित होता है ना कंडक्टिव हियरिंग लॉस में, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अब इसका आंसर देख लेते हैं। मतलब ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, क्योंकि ओटिटिस मीडिया मिडिल ईयर में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ओटिटिस मीडिया मध्य कान का संक्रमण है, ना कि आंतरिक कान का। ये स्टेशियन जो स्टेशियन ट्यूब होती है ना, जो मिडिल ईयर के जो हड्डियों के पास से गई है, जो ट्रैकिया को जोड़ती, गले को जोड़ती कान से, ठीक है, उसमें खराबी के कारण होता है। ठीक है, तो क्या होता है, ओटिटिस मीडिया यानी कि मिडिल ईयर का इन्फेक्शन कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्थिति सिंड्रोमिक श्रवण दोष यानी कि सिंड्रोमिक हियरिंग लॉस का उदाहरण है, जहां आंखों का रंग अलग होना यानी कि हेट्रोक्रोमिया पाया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सिंड्रोमिक हियरिंग लॉस की, ठीक है, तो सिंड्रोमिक हियरिंग लॉस मैं आपको समझा देती हूँ एक बार। जब किसी व्यक्ति में सुनने की अक्षमता के साथ साथ शरीर के कुछ अंगों में कुछ विशिष्ट लक्षण या असामान्यताएं, इसमें क्या होता है, जैसे आंखों का रंग, चेहरे की बनावट या त्वचा के रंग में कोई बदलाव पाया जाता है, इसे क्या बोलते हैं, सिंड्रोमिक श्रवण दोष बोलते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें है हेट्रो क्रोमिया। तो जो हेट्रोक्रोमिया है, अगर हम इसकी बात करें, इसका मतलब है कि व्यक्ति की दोनों आंख की जो पुतलियां हैं उनका जो कलर है वो अलग अलग हो जाता है। जैसे एक नीली तो दूसरी भूरी, एक ही आंख में दो अलग अलग रंगों का होना। तो चलिए ये समझ में आ गया। अब देख लेते हैं इसके ऑप्शन। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वार्डनबर्ग सिंड्रोम, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो है एल्पोर्ट सिंड्रोम, और तीसरा ऑप्शन जो है ट्रीचर कोलिन्स सिंड्रोम, और चौथा ऑप्शन जो है पेंड्रेन सिंड्रोम। ठीक है, आंसर आप बता सकते हैं अगर आपको आता है, नहीं आता है तो हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सही उत्तर जो है वार्डनबर्ग सिंड्रोम कहलाता है ये। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इस सिंड्रोम में क्या होता है, व्यक्ति के बालों का सफेद गुच्छा आंखों के रंग में भिन्नता और सेंसरी न्यूरल श्रवण दोष जैसे लक्षण होते हैं। यहाँ तक क्लियर है।
तो इसमें कुछ चीजें और देख लेते हैं, अगर एग्जाम में इसके अलावा चीजें आ जाती हैं कि वॉर्डनबर्ग सिंड्रोम क्या है। तो सबसे पहले वॉर्डनबर्ग की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे हमने देख ही लिया कि बालों का सफेद गुच्छा जो आंखों के रंग में विभिन्नता और सेंसरी न्यूरल स्ट्रोन जैसे लक्षण इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बी की बात करें, इसमें कौन सा सही है, ए सही है। ठीक है, बी की बात करें अल्पोर्ट सिंड्रोम क्या है, तो इसमें सुनने की समस्या के साथ इसमें क्या होता है, किडनी यानी कि गुर्दे की बीमारी होती है। ठीक है, इसमें अल्पोर्ट सिंड्रोम में होती है। अगर यहाँ पर सी की बात करें टीचर कोलिंग सिंड्रोम की बात करें, तो इसमें चेहरे और जबड़े की हड्डियों की बनावट जो होती है वो क्या होती है, असामान्य होती है। ठीक है, पेंड्रेट सिंड्रोम जो है इसकी बात करें तो इसमें सुनने की समस्या के साथ थायराइड की समस्या जुड़ी होती है, गलगंड जो होती है। ठीक है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं इसमें जो थायराइड होती है उसकी समस्या सुनने के साथ जुड़ी होती है पेंड्रेट सिंड्रोम में। तो इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है उस पर उसका जो क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। तो इसमें है डेसिबल यानी इस डीबी स्केल किस प्रकार का स्केल है जिसका उपयोग ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब आपका जवाब जो है, आपके ऑप्शन जो है आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो पहला ऑप्शन जो है रैखिक स्केल यानी कि लीनियर स्केल है। दूसरा जो है लघु गणिकीय स्केल। ठीक है, तीसरा जो है वो है नाम मात्र स्केल यानी कि नॉमिनल स्केल है। तीसरा जो चौथा जो है क्रम सूचक यानी कि ऑर्डिनल स्केल है। ठीक है, तो आपने मेजरमेंट के स्केल पढ़े हैं तो कुछ स्केल उसके हैं, तो इसमें से आप बता सकते हैं कि इसमें राइट आंसर क्या है। देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। सही उत्तर है लघु गणिकीय स्कोल स्केल, सॉरी स्कोल नहीं होता है, स्केल होता है। अब इसका हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो डेसिबल एक क्या है, लॉगरिदमिक इकाई है। उदाहरण के लिए 10 डीबी से 20 डीबी का अर्थ जो होता है ध्वनि की तीव्रता में 10 गुना वृद्धि करता है। ठीक है, बाकी ये जो दिए हुए हैं ये मेजरमेंट के स्केल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अभिकथन और कारण है। तो पहला अभिकथन देख लेते हैं, कॉक्लियर इम्प्लांट उन सभी व्यक्तियों के लिए प्रभावी है जिन्हें किसी प्रकार का भी श्रवण दोष है। ठीक है, और कारण जो है कॉक्लियर इम्प्लांट सीधे श्रवण तंत्रिका को उत्तेजित करके क्षतिग्रस्त हेयर सेल्स के कार्य को बाईपास करता है। अब एक चीज और बता दूं मैं आपको, यहाँ पर नाम से ही पता चलता है कॉक्लियर इम्प्लांट। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस में आपने पढ़ा कंडक्टिव, सेंसरी न्यूरल और मिक्स्ड हियरिंग लॉस। ठीक है, तो अब बताइए कि कॉक्लियर इम्प्लांट है यानी कि कॉक्लिया का इम्प्लांट। तो ए जो है ए सही है, आर की सही व्याख्या करता है। अब आप बता सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। सही उत्तर है बी, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। इसका जो आंसर है वो पता नहीं कैसे मिस हो गया है। ठीक है, तो इसमें एक चीज ध्यान रख लेना, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। ए क्यों नहीं सही है, क्योंकि कंडक्टिव हियरिंग लॉस और मिडिल सॉरी ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस में आउटर ईयर और मिडिल ईयर अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, मिडिल ईयर इम्प्लांट अलग होता है, कॉक्लियर इम्प्लांट कॉक्लिया के लिए होता है। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत है। और ये वाला जो है कॉक्लियर इम्प्लांट सीधे श्रवण तंत्रिका यानी कि ऑडिटरी नर्व जो होती है उससे उत्तेजित करके क्षतिग्रस्त हेयर सेल्स, कहाँ पे हेयर सेल्स पाए जाते हैं, कॉक्लिया में पाए जाते हैं। ठीक है, के कार्य को बाईपास करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसमें आर सही है, मतलब ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। अभिकथन गलत है क्योंकि कॉक्लियर इम्प्लांट केवल गंभीर से गंभीर सेंसरी न्यूरल श्रवण दोष के लिए है, ये कंडक्टिव लॉस के लिए नहीं दिया जाता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो हमारी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर है सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर यानी कि CAPD का मुख्य लक्षण क्या है। तो सबसे पहले कान की भौतिक संरचना में खराबी। दूसरा जो है कान की ध्वनि सुनता है लेकिन मस्तिष्क उसे सही ढंग से समझ या संसाधित नहीं कर पाता है। तीसरा जो है केवल तेज शोर में ही सुन पाता है। और चौथा जो है बाहरी कान का पूरी तरह बंद होना। अब आप बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा आंसर सही है।
चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर सही है बी। ठीक है, कान ध्वनि सुनता है लेकिन मस्तिष्क सही ढंग से समझ या संसाधित नहीं कर पाता है। अब क्यों नहीं कर पाता है? तो सबसे पहले CAPD देखिए, सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ठीक है, में व्यक्ति श्रवण स्तर जो होता है सामान्य हो सकता है, लेकिन मस्तिष्क को ध्वनि संकेतों की व्याख्या करने में कठिनाई होती। प्रोसेसिंग है ना, तो इसमें जो ब्रेन है उसको प्रोसेस करने में दिक्कत होती है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भावस्था के दौरान कौन सा संक्रमण टॉर्च समूह के अंतर्गत आता है, शिशु में जन्मजात श्रवण हानि का कारण बन सकता है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने ये रहा, पहला है इन्फ्लुएंजा। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन है वो है रुबेला यानी कि जर्मन मीजल्स, और तीसरा जो है मलेरिया, और चौथा जो है वो है टाइफाइड। इसमें से आप बता सकते हैं कि कौन सा आंसर सही है। तो आंसर जो है आपका बी सही है, यानी कि रुबेला। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो जो टॉर्च होता है संक्रमण जन्मजात दोषों और बहरेपन के प्रमुख कारण है। ठीक है, टॉर्च का फुल फॉर्म आपसे पूछते हैं बहुत बार, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अभिकथन और कारण है, तो यहाँ पर देख लेते हैं अभिकथन और कारण। तो यहाँ पर पूछा है बोन कंडक्शन यानी कि अस्थि चालन परीक्षण का उपयोग विशेष रूप से आंतरिक कान की क्षमता को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसका कारण है, ये ध्वनि को सीधे खोपड़ी की हड्डियों के माध्यम से आंतरिक कान तक पहुंचाती है। अब आपको जब हमें आउटर ईयर और मिडिल ईयर की चेकिंग करनी होती है तो हम क्या करते हैं, AC यानी कि एयर कंडक्शन। ठीक है, बोन कंडक्शन कब करते हैं? जब हमें सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस का पता लगाना होता है, या फिर हम बोल सकते हैं इनर ईयर का पता लगाना होता है। ठीक है, जब इनर ईयर का पता लगाना होता है तो हम क्या करते हैं, बोन कंडक्शन परीक्षण करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? और ये जो ध्वनि होती है वो वाइब्रेशन देते हैं ना, तो वाइब्रेशन कहाँ पे देते हैं? जो कान के पीछे हड्डी दिख रही होगी आप सभी को, कान के पीछे टच करेंगे तो हड्डी समझ में आ रही होगी। ठीक है, उसके माध्यम से। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें, ए और सी दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है। इसके पता नहीं कैसे क्वेश्चन ही उड़ गए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगली बार कोशिश करूंगी जब मैं क्वेश्चन लेके आऊँ तो उसमें सारे ऑप्शन मेंशन करूँ। अभी के लिए प्लीज काम चला लीजिए। ठीक है, समझ में आना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, अब इसका आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ये परीक्षण ये निर्धारित करने में मदद करता है कि श्रवण हानि मध्य कान में है या आंतरिक कान में। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो ये सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका आपकी स्क्रीन पर आया। ओटोटॉक्सिक्स दवाओं का प्रभाव शरीर के किस हिस्से पर पड़ता है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है मध्य कान की अस्थियों पर, दूसरा ऑप्शन है आंतरिक कान की कोशिकाओं या श्रवण तंत्रिका पर, तीसरा ऑप्शन है बाहरी कान की नलिका पर, और चौथा है मस्तिष्क के दृश्य केंद्र पर यानी कि विजुअल कॉर्टेक्स पर। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर। तो राइट आंसर है बी, यानी कि आंतरिक कान की कोशिकाओं पर या श्रवण तंत्रिका पर। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। कुछ दवाएं जो है कान के लिए जहरीली होती हैं और स्थायी सेंसरी न्यूरल लॉस पैदा कर सकती हैं। उनमें से कौन सी आती है? ओटोटॉक्सिक। ठीक है, जब कजेज ऑफ हियरिंग लॉस कोई आपसे पूछे तो ओटिटिस मीडिया और ये सारी चीजें ओटोटॉक्सिक लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट पहला जो सॉरी इसका जो क्वेश्चन है वो क्या है, श्रवण गतिशीलता या श्रवण बाधा की परिभाषा में भारत सरकार ने हियरिंग इम्पेयरमेंट को किन दो उप श्रेणियों में विभाजित किया था? अब इससे पहले मैंने बात की है पहली स्लाइड पर, तो आप बता सकते हैं किन दो भागों में विभाजित किया है बिना ऑप्शन देखे। पहला है आंशिक और पूर्ण बहरापन, दूसरा जो है वो बधिर डेफ और सुनने में कठिन यानी कि हार्ड ऑफ हियरिंग, और तीसरा जो है जन्मजात और अर्जित, चौथा जो है एक तरफा और द्विपक्षीय। अब आपका सही आंसर क्या है? बी,
यानी कि बधिर, डेफ और सुनने में कठिन, यानी कि हार्ड ऑफ हियरिंग। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत डेफ वे हैं जिनके दोनों कानों में 70 डीबी से अधिक हानि है। हार्ड ऑफ हियरिंग वे हैं जिनकी हानि 60 से 70 डीबी के बीच है। ये डेफिनेशन भी बहुत बार पूछते हैं, तो इस डेफिनेशन को अपने दिमाग में घुसा लीजिए और जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे तो वहां पे उसे बता दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अभिकथन और कारण। ठीक है, तो इसका अभिकथन देख लेते हैं। श्रवण दोष वाले बच्चों में भाषा और वाणी का विकास अक्सर विलंबित होता है, यानी कि डिले होता है। यहाँ पर कारण है भाषा सीखने के लिए ध्वन्यात्मक इनपुट यानी कि फोनेटिक इनपुट और श्रवण फीडबैक लूप अनिवार्य है। आप बता सकते हैं कि दोनों सही है या गलत है, या दोनों ए सही है, आर उसकी सही व्याख्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसमें क्या है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो बच्चे इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बच्चे सुनकर ही बोलना सीखते हैं। सुनने में अक्षमता उनके भाषाई विकास को सीधे प्रभावित करता है। मतलब हम बचपन से पहले सबको सुनते हुए देखते हैं ना, फिर बोलना स्टार्ट करते हैं। पहले बोल खुद नहीं बोलते हैं ना, या फिर हमने नहीं सुना और हमने बोलना स्टार्ट कर दिया। आपने देखा होगा हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे जो होते हैं, तो उनको अगर उनका सुनना बंद हो जाता तो उनकी स्पीच भी लगभग अफेक्टेड हो जाती है ना। तो इसीलिए पहले हम सुनना सीखते हैं, देन बोलना सीखते हैं। ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयरबोर्न गैप किस प्रकार के श्रवण दोष की मुख्य विशेषता है। तो किस प्रकार के श्रवण दोष की है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, दूसरा है कंडक्टिव हियरिंग लॉस, तीसरा है केंद्रीय श्रवण दोष, चौथा है क्रियात्मक श्रवण दोष। ठीक है, अब आप बता सकते हैं इसमें से कौन सा है। तो आपका जो आंसर है, राइट आंसर है कंडक्टिव हियरिंग लॉस। ठीक है, एयरबोर्न गैप, जब कंडक्टिव हियरिंग लॉस का मतलब जब यहाँ पर एयर कंडक्शन होगा, एयरबोर्न गैप हम देखते हैं। ठीक है, दोनों में एसी और बीसी के बीच का अंतर, मतलब एयरबोर्न एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन के बीच का अंतर एयरबोर्न गैप होता है। जब हम इसको डीबी में मेजर करते हैं ना, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी निकालते हैं, तो वहां पर देखते हैं। ठीक है, वैसे मैं आपको समझा दूंगी एक वीडियो में कि ऑडियोग्राम कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, वो चीज़ मैं ज़रूर समझाऊंगी, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है एग्जामिनर, तो वो बहुत जल्दी ही मैं लेकर आऊंगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो जब एसी जो है यानी कि एयर कंडक्शन खराब हो और अस्थि चालन, ठीक है, वायु चालन खराब हो और अस्थि चालन यानी कि बोन कंडक्शन सामान्य हो, तो उन दोनों के बीच की का जो गैप है उसको ए बी यानी कि एयरबोर्न गैप कहते हैं, जो मध्य कान की समस्या दर्शाता है। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्लाइड पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी गैर जैविक यानी कि नॉन ऑर्गेनिक श्रवण हानि है जहाँ कोई शारीरिक कारण मौजूद नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन है ओटोसलेरोसिस, दूसरा ऑप्शन है मेनियर रोग, तीसरा ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक या कार्यात्मक श्रवण दोष यानी कि साइकोजेनेटिक एंड फंक्शनल लॉस, चौथा ऑप्शन जो है आपका ध्वनिक न्यूरोमा। अब इसमें से बताइए कि कौन सा सही आंसर है, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। तो सही उत्तर है सी यानी कि मनोवैज्ञानिक या कार्यात्मक श्रवण दोष जिसको बोलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसमें व्यक्ति सुनने में असमर्थता का प्रदर्शन करता है जबकि कान की संरचनात्मक जांच सामान्य होती है, मतलब कान की जो संरचना होती है वो सही होती है। ठीक है, इसमें फंक्शनल लॉस होता है। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है, तो इसमें अभिकथन और कारण दिए हुए हैं। तो अभिकथन देख लेते हैं। उच्च आवृत्ति यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी, जैसे स, फ और थ वाले वर्ड जो होते हैं, श्रवण दोष वाले बच्चों के लिए समझाना सबसे कठिन होता है। ठीक है,
आर जो है, आर क्या कहता है, कारण क्या कहता है, अधिकांश श्रवण दोषों में कोक्लिया का आधार जो है उच्च आवृत्तियों के लिए जिम्मेदार है, पहले प्रभावित होता है। अब इसमें से आप बता सकते हैं कि दोनों सही है या कोई गलत है, या कौन किसकी सही व्याख्या करता है। तो इसमें क्या है, उत्तर सी होगा। इस सी, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही है। तो ए और दो, ए आर दोनों सही है। ए जो आर है वो क्या कर रहा है, ए की सही व्याख्या कर रहा है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो आवाज होती है, ठीक है, श्रवण दोष में कोक्लिया का आधार बेस है। अगर कोक्लिया में दिक्कत होगी तो हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो आवाज होगी वो प्रभावित होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, उच्च आवृत्ति वाले व्यंजन भाषा की स्पष्टता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, अक्सर सुनने में सबसे पहले छूट जाते हैं। तो यहाँ तक क्वेश्चन आपके समझ में आए। अगर लगता है कि ये क्वेश्चन आपके लिए यूजफुल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। और अगर ये परचेज करना चाहते हैं टेस्ट, तो हमने 100 क्वेश्चन बना दिए हैं। अगर आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, यहाँ पर दिया हुआ है, इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9828625119 पे। और दूसरी चीज़, इसमें से कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और बहुत सारे क्वेश्चन मैं ऐसे लेके आऊँगी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो मैं क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगी सारे, टेंशन की कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्टिव भी करवाऊंगी। और प्लीज़ अब तो लाइक कर दो। अगर वीडियो आपको लगता है कि इफेक्टिव है तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे की वीडियो जो भी आएंगी वो आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।